everyone, welcome back to our channel. So today we are going to complete one of the most important part of the cell, the unit of life, that is a part 2. So these are the biology chapter which are going to be covered by me. Next अगर हम बात करें डेली कम्युनिटी पोस्ट पे 7 PM पे क्वेश्चन क्विज अपलोड होती है. सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. डेली टारगेट मैं अपने एंड से प्रोवाइड करा रही हूँ जिन बच्चों का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज 90 to 95% बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत सारे बैकलॉग हैं. सो आप मेरे साथ अपना टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं. जनवरी एंड तक मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी, वेदर इट्स अ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी. सो डेली टारगेट के लिए 9 PM पे मैं आपको टारगेट प्रोवाइड कराती हूँ जो कि आपको नेक्स्ट डे कंप्लीट करना होता है. एनी हाउ आपको एक दिन पहले टारगेट मिल जाता है. उसी तरीके से डेली वीडियो 7 AM पे अपलोड होती है और वही वीडियो जो है आपको एज अ बायोलॉजी करनी होती है. नेक्स्ट द सेल ऑफ द यूनिट ऑफ लाइफ जो है हम स्टार्ट कर चुके थे और हमने सबसे पहले सेल की बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, सेल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी, रोबोट हुक, एंटन वियरलॉक हुक और इन सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था. सेल थ्योरी क्या है, प्लांट सेल क्या है, सारी चीज़ों के बारे में देखा था. साथ के साथ हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में भी देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है. तो ये जो टॉपिक है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. जो आज हमें स्टार्ट करना था दैट इज़ अ यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल के बारे में स्टार्ट करना था तो हमें पता होना चाहिए. मैं कुछ स्टार्टिंग का जो लेक्चर है वो लिख के लेके आई हूँ. एक्चुअली वो लिखा नहीं था. मैं जब रिकॉर्ड कर रही थी सेशन तो बहुत देर बाद रियलाइज़ हुआ कि उस पर विंडो कैप्चर डिवाइस ही नहीं लगी हुई थी, तो कुछ और रिकॉर्ड हो रहा था. इतना लेक्चर जो है लिख चुका है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. मैं आराम से पढ़ाऊँगी आपको ताकि एक एक चीज़ जो है समझ में आए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की. तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर सारे के सारे प्रोटिस्ट आते हैं. जितने भी प्रोटिस्ट हैं दैट दे ऑल कम अंडर द यूकैरियोटिक सेल. और सारे के सारे प्रोटिस्ट कैसे होते हैं दैट दे आर इन यूनिसेलुलर. नेक्स्ट अगर हम बात करें जितने भी फंजाई हैं वो सब आते हैं, एज वेल एज प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं. ठीक है, लिख लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड्स ऑल द प्रोटिस्ट जो कि सारे के सारे यूनिसेलुलर, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. नेक्स्ट अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल के अंदर आज जो है हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे. अगर हम बात करें आज की तो सेल यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है कि सेल वॉल कैसी होती है यूकैरियोटिक की. साथ के साथ यूकैरियोटिक की जो है सेल वॉल कैसी होती है इसके बारे में पढ़ना है. नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है. नेक्स्ट क्या पढ़ना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है. उसके अलावा हमें किसके बारे में पढ़ना है दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ना है जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. उसके अलावा जो है हमें न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. और उसके अलावा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ना है और सीलिया और फ्लैजिला के बारे में पढ़ना है जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो दीज आर द स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, बिकॉज ये दोनों की दोनों यूकैरियोटिक सेल है. लेकिन सबसे ज़्यादा बेसिक डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल जो है वो होती है. नेक्स्ट एनिमल के पास सेल वॉल जो है एब्सेंट होती है. उसी तरीके से सेंट्रियोल जो है प्लांट सेल के अंदर नहीं होता, लेकिन वही सेंट्रियोल जो है एनिमल सेल के अंदर जो है प्रेजेंट होता है. उसके अलावा वैक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल के अंदर, सॉरी प्लांट सेल के अंदर. और वैक्यूल्स जो है एनिमल सेल में नहीं होते, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर पे. उसके अलावा प्लांट सेल के अंदर आपको प्लास्टिड देखने को मिलेगा और वहीं पर एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड जो है एब्सेंट होता है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में, तो जो आज का अपना पहला टॉपिक है दैट इज अ सेल वॉल, उसे स्टार्ट करते हैं. अगर हम सेल वॉल के बारे में पढ़े तो सेल वॉल कैसी होनी चाहिए, इट इज़ अ नॉन लिविंग, डेड लेयर होनी चाहिए, रिजिड लेयर होनी चाहिए. नॉन लिविंग होनी चाहिए, डेड लेयर, रिजिड. सारी की सारी जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं सबके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, जैसे कि एनिमल सेल के अंदर नहीं है, यूग्लिना के अंदर नहीं है. मैंने आपको पढ़ाया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि यूग्लिना के अंदर सेल वॉल नहीं होती, एक प्रोटीनिशियस लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम पेलिसिल कहते हैं. अगर हम फंजाई के सेल वॉल की बात करें तो फंजाई की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है दैट इज मेड अप ऑफ काइटी.
किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, जो कि नॉन सेलुलोजिक होता है। और काइटिन किसका पॉलीमर है, नाक का पॉलीमर है, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, उसी तरीके से एल्गल की जो सेल वॉल है, उसी तरीके से एल्गल की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट लाइक मिनरल, कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल की बनी हुई है। अगर हम वहीं पर बात करें प्लांट सेल वॉल की, तो प्लांट की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है, दैट इज सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन की। एनिमल सेल वॉल की अगर हम बात करें तो एनिमल के पास तो सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं होती। तो जितने भी यूकैरियोटिक्स थे उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल की, प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है और सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो आपको यंग प्लांट सेल में देखने को मिलेगी, वेयर एज सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो मैच्योर और डिफरेंशिएटेड सेल में देखने को मिलेगी। अगर हम प्राइमरी सेल की बात करें तो वो धीरे धीरे गायब हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, गायब हो जाती है, वेयर एज सेकेंडरी सेल वॉल जो है जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है वैसे वैसे सेकेंडरी सेल वॉल जो है साथ के साथ ग्रो करती है। अगर हम वहीं पर बात करें प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल की, तो ये बाहर वाली जो होती है दैट इज अ प्राइमरी सेल वॉल, और उसके अंदर वाली जो होती है दैट इज अ सेकेंडरी सेल वॉल, और जो सबसे अंदर प्रेजेंट होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर आउटसाइड से इनसाइड की तरफ चले तो बाहर प्राइमरी सेल वॉल है, फिर सेकेंडरी सेल वॉल है, और सेकेंडरी सेल वॉल के भी टाइप होते हैं जैसे कि S1, S2, S3, और फिर अंदर आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मिडल लैमिना के बारे में डिस्कस किया है। मिडल लैमिना जो होती है वो दो सेल को आपस में कनेक्ट करती है, सीमेंटिंग का काम करती है। जैसे दो ईंटें हैं, उन दो ईंटों को जोड़ता कौन है, सीमेंट जोड़ता है। उसी तरीके से ये मिडल लैमिना होती है। मिडल लैमिना इज अ दिस, मिडल लैमिना का काम क्या होता है, दो सेल को जोड़ना, नेबरिंग सेल को जोड़ना। तो ये दो सेल बना दी जिसमें से ये प्राइमरी सेल वॉल बता दी और ये सेकेंडरी सेल वॉल बता दी। उसी तरीके से अंदर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता दिया, और ये मिडल लैमिना जो होता है वो कनेक्ट कर रहा होता है नेबरिंग सेल को। ठीक है, मिडल लैमिना जो होता है दैट वाज फॉर्म्ड बाय फ्रेगमोप्लास्ट, किससे बनता है, सेल प्लेट से बनता है। मिडल लैमिना किससे बनता है, सेल प्लेट से बनता है। इसी को हम सीमेंटिंग लेयर कहते हैं, बिकॉज ये सीमेंटिंग का काम कर रहा है, दो नेबरिंग सेल को जोड़ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिडल लैमिना किसका बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। किसका बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का। मिडल लैमिना को बनाता कौन है, सेल प्लेट बनाता है। सेल प्लेट में भी फ्रेगमोप्लास्ट बनाता है। मिडल लैमिना बनेगी कहाँ, प्लांट में ही बनेगी। तो सेल प्लेट और फ्रेगमोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट में ही प्रेजेंट होता है। उसी तरीके से हम बात करते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा की। लेट अस टॉक अबाउट प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मो जो डेस्मेटा है वो क्या होता है, इट इज अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर जो कि साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है या प्रोटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक सेल है उसके अंदर सिर्फ फ्लूइड भरा है। अगर सेल के अंदर सिर्फ फ्लूइड भरा है तो हम उसे साइटोसोल कहेंगे। ठीक है, लेट अस ड्रॉ। ठीक है, दिस इज अ सेल, ये सेल है, उसी तरीके से ये सेल है, और उसी तरीके से ये सेल है। ठीक है, मैंने इन तीनों का डिफरेंस बता दिया कि ये साइटोसोल है, ये वाली साइटोप्लाज्म है, और ये वाली आपकी प्रोटोप्लाज्म है। डिफरेंस क्या है अब आप बताइए, ध्यान से सुनिए। सेल जो है, सेल के अंदर सिर्फ फ्लूइड सब्सटेंस भरा है, सिर्फ फ्लूइड सब्सटेंस भरा है। सेल के अंदर सिर्फ फ्लूइड सब्सटेंस भरा है और कुछ नहीं भरा है, तो उसे हम कहेंगे वो साइटोसोल है। दैट सिर्फ इट ओनली कंसिस्ट फ्लूइड मैट्रिक्स। सिर्फ उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सिर्फ फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट है। उसी तरीके से अगर सेल के अंदर सिर्फ फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट है, ठीक है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल के अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट है,
ये हमने भर दिया सेल के अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स, और इस फ्लूइड मैट्रिक्स के साथ कुछ सेल ऑर्गेनली भी प्रेजेंट है, कुछ सेल ऑर्गेनली भी प्रेजेंट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट है। तो हम कह देंगे कि वो साइटोप्लाज्म है। मतलब कब? जब उस साइटोसोल के अंदर सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट हो। नेक्स्ट, अगर उसी फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर, अगर उसी फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर की अगर हम बात करें, तो साइटोप्लाज्म के अंदर आपको सेल ऑर्गेनली देखने को मिल गए। जब सेल ऑर्गेनली देखने को मिल गए तो उस फ्लूइड मैट्रिक्स को हमने क्या कह दिया? इट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। अगर वहीं पर आपको देखने को मिल जाए माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल जाए, राइबोसोम्स देखने को मिल जाए, साथ के साथ गोल्जी बॉडी देखने को मिल जाए और न्यूक्लियस देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाए? दैट इज न्यूक्लियस देखने को मिल जाए। अगर न्यूक्लियस देखने को मिल गया तो हम कह देंगे कि वो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, और उसके अंदर सेल ऑर्गेनली भी होगा। समझ में आ गया डिफरेंस? समझ में आ गया डिफरेंस? समझ में आ गया सबको डिफरेंस? आगे बढ़े तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? इट इज अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर जो कि साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। ये आपने बताया दिस इज अ मिडल लैमिना, ये क्या है? मिडल लैमिना है। दिस इज अ प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो पिंक कलर का बना रखा है वो है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। दो सेल्स को ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, अगर हम प्लाज्मोडेस्माटा की बात करें तो प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो बनता कैसा है, कैसे बनता है? इट वाज फॉर्म्ड बाय डेस्मोटिब्यूल्स, डेस्मोटिब्यूल से बनता है। डेस्मोटिब्यूल्स क्या होते हैं? प्लांट्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। प्लांट्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं? डेस्मोटिब्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट, अगर डेस्मोटिब्यूल्स की लाइनिंग की बात करें सो दे आर लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डेस्मोटिब्यूल्स की लाइनिंग कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करते हैं। उसी तरीके से प्लाज्मोडेस्माटा जो है दैट वाज ट्रांसफर बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड मिडल लैमिना। उसी तरीके से प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो ट्रांसवर्स हो जाता है, काटते हुए जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेल वॉल को और मिडल लैमिना को। दिस इज मेंशन इन योर एनसीईआरटी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सेल वॉल के फंक्शन की, तो सेल वॉल का फंक्शन है, एक तो ये है कि किसी भी अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को आने जाने नहीं देगा। कोई मतलब नहीं है बाहर के मैक्रोमोलिक्यूल्स आए जाए। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, शेप देगा, मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करेगा, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा और सेल टू सेल इंटरेक्शन में जो है हेल्प करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है दैट वाज फंडामेंटली सिमिलर इन ऑल लिविंग सेल। तो जितनी भी लिविंग सेल्स हैं उन सब में स्ट्रक्चर सेम होता है। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी कब की गई थी? जब माइक्रोस्कोप के अंदर एडवांसमेंट आ गई थी आफ्टर 1950। नेक्स्ट, अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो लिपिड प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि लिपिड में भी कौन सा मेन लिपिड प्रेजेंट है? तो लिपिड में भी जो मेन लिपिड प्रेजेंट है दैट इज अ फोस्फोग्लिसराइड। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, नीट में भी आया हुआ है। उसी तरीके से लिपिड में लेसिथिन, फोस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड ये सब भी प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ये स्ट्रक्चर था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये कोलेस्ट्रॉल है जिसका काम होता है स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये शुगर है, ये प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन बाहर प्रेजेंट है और ये इंटीग्रल प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन जो है कुछ प्रोटीन बाहर की तरफ सरफेस पे दिख रहे हैं, कुछ प्रोटीन ये देखो इंटीग्रल प्रोटीन धसे हुए हैं एंड दिस इज अ लिपिड बाइलेयर। अब इसी लिपिड बाइलेयर को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज अ लिपिड बाइलेयर? तो मेजॉरिटी ऑफ लिपिड किसके बने होते हैं? दैट दे आर मेड अप ऑफ फोस्फोग्लिसराइड। किसके होते हैं? फोस्फोग्लिसराइड के। लिपिड ने अपने आप को अरेंज किया होता है किस फॉर्म में? बाइलेयर के फॉर्म में। किस फॉर्म में अरेंज किया होता है? बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज कर रखा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिपिड की, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एक हेड रीजन प्रेजेंट होता है और एक टेल रीजन प्रेजेंट होता है। एक हेड रीजन प्रेजेंट होगा और एक जो है टेल रीजन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, हेड वाले को पोलर, टेल वाले को नॉन पोलर। एक हाइड्रोफिलिक है, एक हाइड्रोफोबिक है।
हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक वाटर हीटिंग। टेल के पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो टेल जो होती है दैट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक नेचर होती है। टेल के पास क्या प्रेजेंट होता है, इट कंटेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, टेल का काम क्या होता है, लिपिड लेयर को प्रोटेक्ट करना और एक्वस एनवायरनमेंट से, लिपिड लेयर को प्रोटेक्ट करना, कहाँ से, एक्वस एनवायरनमेंट से बचाना। कौन से लिपिड लेयर को कहाँ से प्रोटेक्ट करना है, एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। बिकॉज टेल कैसी है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटिंग, फोबिक फोबिया वाटर हीटिंग, ठीक है। डिपेंड अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कौन जल्दी बाहर निकल जाएगा, उस बेसिस पे देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोटीन, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोटीन की कौन कहाँ, किसका ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन कैसा है, उस तरीके से दो तरीके के प्रोटीन हैं। एक है आपका पेरिफेरल प्रोटीन, दूसरे हैं आपके इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन को ही हम एक्सट्रेंसिक प्रोटीन कहते हैं। एक्सट्रेंसिक प्रोटीन मतलब जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, और इंटीग्रल प्रोटीन मतलब जो कि अंदर की तरफ प्रेजेंट है। नेक्स्ट, पेरिफेरल प्रोटीन जो है सरफेस पे मिलेंगे, बाहर है, और इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर या तो पूरी तरीके से बरिड है या पार्शली बरिड है, पार्शली बरिड है देखो लिखा हुआ है, या होली बरिड है, ठीक है। मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो सिर्फ 30% होते हैं, और इंटीग्रल प्रोटीन जो है 70% होते हैं। नेक्स्ट, इंटीग्रल प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इंटीग्रल प्रोटीन के अगर हम बारे में देखें, इंटीग्रल प्रोटीन के अगर हम बारे में देखें, इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में अगर हम देखें तो इन्हें हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन भी प्रोटीन कहते हैं, बिकॉज इनका काम होता है प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना, कैरियर प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। सो दिस इज अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, लिपिड और प्रोटीन दोनों के दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अलग अलग सेल के अंदर अलग अलग इनका रेशियो होता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो आरबीसी के अंदर, आरबीसी में लिपिड 40% है, प्रोटीन 52% है। नेक्स्ट उसके बाद आया एक बहुत अच्छा सा मॉडल जिसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। विच मॉडल, दैट इज अ फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। लेके कौन आए थे, सिंगर एंड निकोलसन। कब आए थे, 1972 में। इसमें बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, लिपिड और प्रोटीन जो है एक साथ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्वासी फ्लूइड नेचर मतलब लिपिड के नेचर की बात है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द एनसीईआरटी, जिसपे बहुत क्वेश्चन आए हैं कि लिपिड का नेचर कैसा है। इट इज अ क्वासी फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड नेचर है, जिसकी वजह से प्रोटीन के अंदर लेटरल मूवमेंट होती है। प्रोटीन के अंदर कौन सी मूवमेंट होती है, लेटरल, जिससे हमें पता चलता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्या है, फ्लूइडिटी है। उसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मूवमेंट के अलग अलग तरीके की बात की गई है। सबसे पहले बात की गई है रोटेशनल मूवमेंट की, जो कि लिपिड और प्रोटीन दोनों शो करेंगे। लेटरल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो लिपिड और प्रोटीन दोनों ज़्यादातर शो करते हैं। और फ्लिप फ्लॉप प्रोटीन की अगर हम बात करें, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की अगर हम बात करें तो लिपिड रेयरली करता है, प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं करता है। ये नीट पे आ रखा है कि लिपिड रेयरली मूव करता है इन अ फ्लिप फ्लॉप, और प्रोटीन जो है बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। सबसे पहला सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ है। इसके बाद इंट्रासेलुलर जंक्शन है, इंट्रासेलुलर जंक्शन को बनाने का काम करता है। सिक्रीशन करता है, सेल डिवीजन करता है, एंडोसाइटोसिस करता है, एक्सोसाइटोसिस करता है। तो दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस, और एंडोसाइटोसिस में भी, एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कुछ मटेरियल को अंदर लेना, मटेरियल को अंदर लेना, इनसाइड लेना। तो एक होता है सेल ड्रिंकिंग, एक होता है सेल ईटिंग। सेल ड्रिंकिंग का दूसरा नाम है पिनोसाइट, पिनोसाइटोसिस,
सेल ईटिंग का नाम क्या है? फैगोसाइटोसिस। अगर हम बात करते हैं सेल ईटिंग की, सॉरी, अगर हम बात करते हैं सेल ड्रिंकिंग की, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिक्विड मटेरियल्स को इनवेजिनेट कर लेती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन invaginates the liquid particles को अंदर ले लेगी। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, उसी तरीके से हम बात करते हैं सेल ईटिंग की या फैगोसाइटोसिस की, तो यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दैट इज टेक solid particle inside in the form of वेसिकल। ये भी वेसिकल के फॉर्म में ही लेती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस की। लेट अस टॉक अबाउट एक्सोसाइटोसिस, या कहो सेल वॉमिटिंग करना। जब वेसिकल के अंदर मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है, एक वेसिकल है, इसके अंदर ये सारा मटेरियल प्रेजेंट है, इस मटेरियल को सेल से बाहर निकालना है, तो वेसिकल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाएगी? फ्यूज हो जाएगी। और फ्यूज होने के बाद जो भी मटेरियल बाहर जाना है वो मटेरियल जो है दैट इज एक्सपोर्टेड आउट फ्रॉम द वेसिकल से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है। इट इज अ हाइड्रोफोबिक नेचर। हाइड्रोफोबिक होता है, नॉन पोलर होता है, ठीक है, दैट इज अ वाटर हेटिंग होता है। वाटर हेटिंग बिकॉज किस लिए? बिकॉज किसकी बनी है? दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी? मेनली कंपोज ऑफ लिपिड, और वो भी विच लिपिड? फॉस्फोग्लिसराइड लिपिड। नेक्स्ट हम बात करें, जो भी हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सब्सटेंस इधर से उधर लेके जाने हैं, मेम्ब्रेन को क्रॉस कराने हैं, उसके लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ टू ट्रांसपोर्ट। दो ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग चलता है। जिस तरफ का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसी तरफ चलेगा, ज्यादा से कम की तरफ, कम से ज्यादा की तरफ, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये उल्टा चलता है, मतलब ये चलेगा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। तो मूवमेंट अगर जैसे लो कंसंट्रेशन इधर है, हाई कंसंट्रेशन इधर है, तो एक्टिव ऐसे चलेगा। पैसिव किधर चलेगा? जिस तरफ हाई है उसी तरफ चलेगा, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट को डाउनहिल मूवमेंट कहते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अपहिल मूवमेंट कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है दैट इज ऑफ 3 टाइप्स। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो 3 तरीके का होता है। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो लेट अस टॉक अबाउट सिंपल डिफ्यूजन। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन की। तो सिंपल डिफ्यूजन जो है इट इज अ पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट है, साथ के साथ कौन सा मूवमेंट है? अपहिल है, डाउनहिल है? इट इज अ डाउनहिल मूवमेंट। डाउनहिल मूवमेंट है, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं होगी, एटीपी नो रिक्वायर्ड, दैट इज नो रिक्वायर्ड, ठीक है। कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एनर्जी भी जो है नहीं चाहिए भाई। साथ के साथ अगर हम बात करें तो ये जो कंसेंट ट्रांसपोर्ट है वो किस तरफ चलेगा? ये चलेगा हाई टू लो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। मूवमेंट किस किस का हो सकता है? गैसेस का हो सकता है जैसे कि CO2, O2, और किसका हो सकता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का,
और साथ के साथ और किसका हो सकता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का हो सकता है, और किसका हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस में जो है मूवमेंट किसका होता है, पहले यही देख लेते हैं। वाटर का मूवमेंट होता है, मूवमेंट सिर्फ वाटर का होता है। ठीक है, होगा कैसे, दैट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है मतलब हाई से लो की तरफ जाना है, हाई से लो की तरफ जाना है, मतलब कैसा मूवमेंट है, पैसिव मूवमेंट है, पैसिव मूवमेंट है। एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मूवमेंट किसका होता है, दैट इज अ मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट होता है पोलर मॉलिक्यूल्स का। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, पोलर मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट कराना है, जबकि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो नॉन पोलर है, तो इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये भी कैसा मूवमेंट है, डाउन हिल है, कहां से कहां जाएगा, हाई से लो की तरफ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पंप की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप, अपहिल मूवमेंट है। अपहिल मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, अगर लो से हाई की तरफ जा रहे हो। ठीक है, सपोज करो वो जो स्लाइडर वाला झूला होता है, अगर आप लो से हाई की तरफ जाओगे, नीचे से ऊपर की तरफ, तो एनर्जी लगेगी। उसी तरीके से ऊपर से नीचे आओगे तब एनर्जी नहीं लगेगी। तो ऊपर से नीचे आ रहे हो तो पैसिव मूवमेंट, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो एक्टिव मूवमेंट। सो एटीपी यहाँ यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आयन जो है वो कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, दैट इज ट्रेवलिंग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो से हाई की तरफ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अगर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की हम बात करें तो जितने भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होते हैं वो सब के सब डिफरेंट होते हैं, दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच एंड अदर, बट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन के फॉर्म में भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली जो होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच एंड अदर। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, बिकॉज उनका जो फंक्शन होता है दैट आर कोऑर्डिनेटेड, मतलब एक का फंक्शन दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल, दूसरे का फंक्शन तीसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते कौन कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम्स। ये चारों के चारों आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, दैट इज सॉरी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट ये सारे के सारे कैसे फंक्शंस कर रहे हैं, इनके फंक्शन कैसे हैं, दैट दे ऑल आर कोऑर्डिनेटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट सब के सब कैसे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सबके पास एक ही मेम्ब्रेन जो है, एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अगर हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो इसमें आपको सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, सिर्फ एक मेम्ब्रेन की कवरिंग है। कहाँ से निकलता है, इट इज अराइजेस फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कहाँ से निकलता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलता है। ईआर जो है वो अपने आप को डिवाइड करता है दो इंटरसेलुलर स्पेसिस में। कौन से स्पेसिस में, इंट्रा सेलुलर स्पेसिस में। ध्यान रखिए इंटर नहीं है, इंट्रा, उसका खुद का स्पेस। पहला होता है ल्यूमन स्पेस, दूसरा होता है एक्स्ट्रा ल्यूमन स्पेस। ल्यूमन स्पेस जो होता है दैट इज इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक्स्ट्रा ल्यूमन स्पेस जो होता है दैट इज आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है जो कि एनसीईआरटी में है। दिस इज अ न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे ये न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंड दिस इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ध्यान से देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही आपको राइजोसोम देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट, अगर आपने देखा कि ईआर डिवाइड करता है इंट्रासेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट में, तो वो जो इंट्रासेलुलर स्पेस है उसे देखते हैं। सपोज दिस इज अ सेल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज अ न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट, यहां से एक स्ट्रक्चर निकला है, ठीक है, यहां से जो ये स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, दिस इज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखो तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो बाहर वाला स्पेस है इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमन स्पेस, एक्स्ट्रा ल्यूमन स्पेस। वेयर एज ये जो अंदर वाला स्पेस है, ये जो मैंने इतना अच्छा सा डायग्राम बनाया है जो आपको दिख रहा है, ये मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाया है। ये जो स्पेस अंदर वाला है इसे हम कहते हैं ल्यूमन स्पेस। क्लियर हो गया कौन सा ल्यूमन स्पेस है, कौन सा एक्स्ट्रा ल्यूमन स्पेस है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एक्स्ट्रा ल्यूमन स्पेस है ये कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। कहाँ देखने को मिल रहा है ये, साइटोप्लाज्म के अंदर, और है कहाँ, आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रेजेंट इन अ साइटोप्लाज्म। क्लियर है ये स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्लांट्स में क्या कहते हैं, तो प्लांट्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डेस्मोटिब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डेस्मोटिब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डेस्मोटिब्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। अब एज यू सी इन द डायग्राम, अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखो तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। दिस इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी के ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरीके से बन रखा है। देखिए स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक और ये है स्मूथ, देखो ट्यूब्स बन रखे हैं। तो यही होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अगर हम बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दैट इज फॉर्म्ड बाय, ऐसे स्ट्रक्चर को सिस्टर्नी कहते हैं, दैट इज फॉर्म्ड बाय सिस्टर्नी। सिस्टर्नी से बना है और किससे बना है, वेसिकल से बना है, और वेसिकल प्रेजेंट है। सिस्टर्नी इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इट इज फॉर्म्ड बाय टिब्यूल्स, इट इज फॉर्म्ड बाय टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ये टिब्यूल और वेसिकल से बना है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ठीक है, ये जो सिस्टर्नी है ये कैसा स्ट्रक्चर है, इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये जो सिस्टर्नी है मैंने अभी बताया कैसा स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। वेयर एज टिब्यूल जो है दैट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें टिब्यूल्स की तो ये रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर है। और वेसिकल कैसे होते हैं, वेसिकल आपको पता है ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम वेसिकल्स कहते हैं, दीज आर वेसिकल, ठीक है। ये देखो कोने में बने हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो सिस्टर्नी सैक लाइक स्ट्रक्चर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को मिल रहे हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आ कहाँ से रहा है, देखो ध्यान से, ये न्यूक्लियस से आ रहा है, एक्सटेंसिव है और कॉन्टिन्यूअस है। एनसीईआरटी में यही लाइन लिखी हुई है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होते हैं, दैट दे आर एक्सटेंसिव हैं, और कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं, एक्सटेंसिव हैं और कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं, कॉन्टिन्यूअस
with outer membrane of न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये कहाँ से अराइजेज होते हैं? सो ये अराइजेज होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, अराइजेज फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके लिए RER लिखते हैं, इसके लिए SER लिखते हैं। ठीक है, दिस इज अ RER और दिस इज अ SER। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सेल्स हैं वो हमेशा किस में इन्वॉल्व होते हैं? दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। इन्वॉल्व इन किस में इन्वॉल्व है? प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में। वेयर एज अगर हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, सो दे आर इन्वॉल्व इन, ये किस में इन्वॉल्व होते हैं? दैट इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड सिंथेसिस में है, और किस में है? फैट्स में है, और किस में है? स्टेरॉइड्स में है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये तो सिंथेसिस होता ही है, उसके अलावा क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दैट इज हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग में हेल्प करता है। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, दैट इज हेल्प इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है, दैट इज ये किस में हेल्प करते हैं? दैट इज हेल्प इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। अब ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म दो तरीके का हो सकता है, या तो ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोजन टूट के बन रहा है ग्लूकोज, और या फिर ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोजन में। अगर ग्लाइकोजन टूट के बन रहा है ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लाइकोजन जो है टूट के बन रहा है ग्लूकोज में, तो ये होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लाइसिस मीन्स टूटना, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन होता है तो ये होता है दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मसल सेल में, इसी को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल सेल, दैट इज इन मसल सेल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसका काम होता है कैल्शियम को स्टोर करना और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करना। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ER। इतना ही ER के बारे में NCERT में दिया है। आगे बात करते हैं गोल्जी बॉडी की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की अगर बात करें तो गोल्जी बॉडी को इन प्लांट्स में क्या कहा जाता है? तो दैट इज नोन एज डिक्टियोजोम। क्या कहा जाता है? डिक्टियोजोम। इनके पास भी सिंगल मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन होती है, दैट इज अ बाउंड ऑर्गेनेली, एक मेम्ब्रेन होती है। मैच्योर RBC और सीव ट्यूब्स में
गोल्जी बॉडी जो है वो एब्सेंट होते हैं। गोल्जी बॉडी जो है एब्सेंट होते हैं। कहाँ? आरबीसी में देखने को नहीं मिलेंगे और सीव ट्यूब्स में देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। 1898 में ऑब्जर्व किया था इसे। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में ऑब्जर्व किया था इसे। दैट इज अ डेंसली स्टेन। कैसे थे ये? डेंसली स्टेन थे, जो कि कहाँ देखे गए थे? दैट इज फाउंड नियर द न्यूक्लियस। एक चीज ध्यान रखना, गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकल के आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज द डायामीटर ऑफ गोल्जी बॉडी, तो इट इज 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, गोल्जी बॉडी जो है एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, स्टैक, जैसे सिक्के के ऊपर सिक्का, जैसे आपने देखा होगा गोल्जी बॉडी का जो अरेंजमेंट है ये ऐसे देखने को मिलता है। इसी को हम कहते हैं जो सिस्टर्नी है, दे आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होते हैं। सिस्टर्नी जो है उनका नंबर कैसा होता है? दैट दे आर वेरिड इन नंबर, अलग अलग नंबर में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं सिस्टर्नी जो है उसके दो फेस हैं। ये जो सिस्टर्नी होता है इसके दो फेस होते हैं। एक होता है सिस फेस, ठीक है, दूसरा होता है, ठीक है, एक होता है सिस फेस और दूसरा होता है ट्रांस फेस। कौन सा सिस फेज है, कौन सा ट्रांस फेज है? अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये ड्रॉ किया गया ऐसे, ठीक है, ये जब स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ किया तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हो गया सिस और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये हो गया ट्रांस। अगर हम सिस फेस की बात करें, सिस फेस को ही क्या कहा जाता है? इट इज अ कॉन्वेक्स एंड फॉर्मिंग फेस। वेयर एज अगर हम बात करें ट्रांस फेस की तो ये होता है कॉनकेव एंड मैच्योरिंग फेस। ठीक है, ये होता है कॉनकेव और मैच्योरिंग फेज। ये डायग्राम देखो, इसमें भी ये सिस्टर्नी प्रेजेंस है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो अब हम देखते हैं काम की होता कैसे है। अब आपको इतना पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन बनाना, वेयर एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड बनाना। ये दोनों के दोनों पैक्ड हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म में? वेसिकल की फॉर्म में। किस फॉर्म में पैक्ड होंगे? वेसिकल की फॉर्म में पैक्ड होंगे। वेसिकल की फॉर्म में ये जो है पैक्ड हो गए। ठीक है, कुछ इस तरीके से, एक प्रोटीन का मान लो और दूसरा लिपिड का मान लो। ठीक है। नेक्स्ट जब ये पैक्ड हो गए तो इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन व्हीकल। ठीक है, ये कहाँ से निकले हैं? ये अराइज निकले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, चाहे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, जिनके पास आपको प्रोटीन और लिपिड देखने को मिलेगी। ठीक है। अब ये जो ट्रांजिशन ये जो पैक्ड हो गए इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, अब ये वेसिकल जो है ये कहाँ जाके फ्यूज होंगे? दैट दे आर गोइंग फ्यूज विद द सिस फेज के पास जाके फ्यूज होंगे। सिस फेज मतलब जो कि आपका कॉन्वेक्स फेज है, फॉर्मिंग फेज है, वहाँ जाके फ्यूज होंगे। और वहाँ जाके जब ये फ्यूज होंगे उसके बाद क्या होगा? सिस फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ सिस्टर्नी के फेज के साथ फ्यूज होंगे। तो फ्यूज करा दो इसे। सो दिस इज अ सिस्टर्नी। सपोज करो ये सिस्टर्नी है, यहाँ पे आके वेसिकल जो है वो फ्यूज हो गया। ये जब फ्यूज हो जाएगा
उसके बाद जो भी कंटेंट है वेसिकल का वो रिलीज हो जाएगा। कंटेंट ऑफ वेसिकल जो है दैट इज रिलीज्ड इनटू द सिस्टर्नी, इज रिलीज्ड इनटू सिस्टर्नी। सिस्टर्नी में जो भी कंटेंट है वो रिलीज हो जाएगा। और जब इनसाइड सिस्टर्नी, ठीक है, रिलीज हो गया। अब रिलीज हो जाने के बाद इनसाइड सिस्टर्नी, सिस्टर्नी के अंदर सारी मॉडिफिकेशन या प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, क्या होगी? मॉडिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग इज डन। मॉडिफिकेशन होगी और प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, उस मॉडिफिकेशन और प्रोसेसिंग के अंदर कौन कौन आता है? इट इंक्लूड्स ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन। एक है ग्लाइकोसाइलेशन, एक है ग्लाइकोसाइडेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन? ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ग्लाइकोसाइडेशन और ग्लाइकोसाइलेशन होता है। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है? शुगर ऐड हो जाएगी किसके साथ? प्रोटीन के साथ। और यहाँ पर शुगर ऐड हो जाएगी किसके साथ? लिपिड के साथ। लिपिड कंटेंट है उसके साथ और एक उसके साथ। जब शुगर ऐड होगी प्रोटीन के साथ तो अब क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। और जब शुगर ऐड होगी लिपिड के साथ तो ये क्या बन जाएगा? दैट इज ग्लाइकोलिपिड। यही काम होता है गोल्जी बॉडी का, ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन करना और ग्लाइकोलिपिड की करना। कैसे हुई आपको पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा? ये सारी मॉडिफिकेशन हो गई सिस्टर्नी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स ये दोनों के दोनों क्या होंगे? बोथ आर पैक्ड। दोनों के दोनों क्या होंगे? बोथ आर पैक्ड होंगे। ठीक है, कहाँ होंगे? इन सिक्रीटरी वेसिकल। फिर से एक वेसिकल में पैक्ड होंगे जिसका नाम है सिक्रीटरी वेसिकल। ठीक है, ये जो सिक्रीटरी वेसिकल है ये कहाँ से निकल के आएगा? दैट इज अराइजेस फ्रॉम सिक्रीटरी वेसिकल जो है ये कहाँ से निकल के आएगा? दैट इज अराइजेस फ्रॉम ट्रांसाइड, ट्रांसफेज से या कहो मैच्योरिंग फेज से, या तो ट्रांसफेज से निकलेगा या फिर मैच्योरिंग फेज से निकलेगा। जब ये ट्रांसफेज से और मैच्योरिंग फेज से वेसिकल्स जो है, जैसे ये है सिस्टर्नी, अब की बार से ये वेसिकल्स निकले सिक्रीटरी वेसिकल्स, इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और अब की बार ग्लाइकोलिपिड भरा हुआ है। ठीक है, ये जाके डिलीवर हो जाएंगे, दे आर गोइंग टू बी डिलीवर्ड। ठीक है, डिलीवर्ड हो जाएंगे टू द, ठीक है, इंट्रा सेलुलर टारगेट और एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट, टू द डिलीवर टू द intracellular target within a cell and extracellular target outside the cell. ठीक है, that is intracellular हो गया, within a cell ये एनसीईआरटी में लिखा है बेटा। एक्स्ट्रासेलुलर हो गया आउटसाइड द सेल। ठीक है, इस तरीके से ये जो है गोल्जी बॉडी जो है काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये जो वेसिकल्स बनते हैं ये फ्यूज होते हैं सिस्टर्नी के साथ। तो इन वेसिकल्स को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन वेसिकल।
नेक्स्ट एक चीज ध्यान रखो कि ये जो सिस और ट्रांसफेज है ये दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है बट कनेक्टेड है। ठीक है, यहां लिखो सिस एंड ट्रांसफेज कैसे है, एंटायरली डिफरेंट, बिल्कुल अलग है बट इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। कैसे है, इंटरकनेक्टेड है। सिस और ट्रांसफेज जो हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं लेकिन आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, क्लियर है। दिस इज अबाउट गोल्जी बॉडी। ये है पूरा गोल्जी बॉडी के बारे में कि क्या होता है ग्लाइकोसाइलेशन, क्या होता है ग्लाइकोसाइडेशन, कैसे बनते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स और कैसे बनते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, लेट्स सी द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के अगर हम फंक्शन की बात करें तो वो जो फ्रेगमोप्लास्ट है, जो कि फ्रेगमोप्लास्ट है सेल डिवीजन के टाइम पे बनता है प्लांट्स में, वो भी गोल्जी बॉडी बनाता है। ठीक है, सो गोल्जी बॉडी दैट इज forms phlegmoplast in plants during, क्या होता है फ्रेगमोप्लास्ट, सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। नेक्स्ट गोल्जी बॉडी रूट कैप पे भी प्रेजेंट होता है। गोल्जी बॉडी जो है दैट इज प्रेजेंट इन रूट कैप। नेक्स्ट क्या काम करता है, दैट इज हेल्प इन ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन, हेल्प इन ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेल्प इन मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन करने में हेल्प करता है। उसके बाद पैकेजिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है, किस किस में हेल्प कर रहा है, मॉडिफिकेशन में कर रहा है, पैकेजिंग में हेल्प कर रहा है और उसके बाद डिलीवरी कर रहा है टू द टारगेट सेल, डिलीवरी टू टारगेट सेल। सो ये सारा जो है दैट इज अबाउट अ फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। ये हो गए आपके फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, ये हो गए सारे फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं आगे का टॉपिक दैट इज लाइजोसोम्स। अगर हम लाइजोसोम्स की बात करें तो लाइजोसोम्स को और क्या कहा जाता है, दैट इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स। क्या कहा जाता है इन्हें, सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइजोसोम्स कैसे स्ट्रक्चर हैं, दैट दे आर वेसिकुलर स्ट्रक्चर। वेसिकुलर स्ट्रक्चर मतलब वेसिकल की फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं, वेसिकुलर स्ट्रक्चर, वेसिकल्स की फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। लाइजोसोम्स कब बने, दैट दे आर फॉर्म्ड एट द ट्रांसफेज, ट्रांसफेज के दौरान ही बन गए थे, दैट दे आर फॉर्म्ड एट द ट्रांसफेज ऑफ सिस्टर्नी, ऑफ सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग का जब प्रोसेस हो रहा था ना उसी टाइम पे बन गए थे। ये एनसीईआरटी में लिखा है, आपने ध्यान से नहीं देखा अगर तो। पैकेजिंग के दौरान जब ट्रांसफेज के टाइम पे पैकेजिंग हो रही थी गोल्जी बॉडी में,
तभी ये लाइजोसोम्स के वेसिकुलर स्ट्रक्चर जो हैं बन जाते हैं. नेक्स्ट, लाइजोसोम्स कंटेन, इनके पास कैसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस और ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन करते हैं, तोड़ते हैं. किस किस को तोड़ते हैं, अब देखो. ठीक है. नेक्स्ट, ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, दीज एंजाइम्स आर एक्टिव. ये कब एक्टिव होते हैं, एसिडिक पीएच में. एसिडिक पीएच में मतलब H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होगी कि ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ये किस किस का ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ किस किस का, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज और एक और न्यूक्लियस. बिल्कुल ध्यान से देखो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ब्रेक डाउन रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड, लेकिन एंजाइम सिर्फ 3 लिख रखे हैं. कंफ्यूज करने का तरीका. सो ये ब्रेक डाउन करते हैं लिपिड का, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड, प्रोटीन का, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ तक कि न्यूक्लिक एसिड का भी ब्रेक डाउन करते हैं. किसका ब्रेक डाउन करते हैं, न्यूक्लिक एसिड का भी ब्रेक डाउन करते हैं. एनसीईआरटी ध्यान से दोगे तो एंजाइम सिर्फ 3 लिखे हैं, लेकिन ब्रेक डाउन जो है 4 का लिखा है. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं. फिर हम बात करते हैं दैट इज वैक्यूल्स के बारे में. व्हाट आर वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होते हैं. अगर हम वैक्यूल्स की बात करें, ठीक है, सो दे आर ऑल्सो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर. इनके पास भी एक ही मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस. किस किस तरीके के वैक्यूल्स होते हैं, सॉरी, दैट इज प्रेजेंट इन, कहाँ होंगे, साइटोप्लाज्म में. ठीक है. अगर हम बात करते हैं वैक्यूल की, तो पहला है सैप वैक्यूल, नेक्स्ट है फूड वैक्यूल, और उसके बाद है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. अगर हम सैप वैक्यूल की बात करें, सो दैट इज सीन इन प्लांट्स. ये प्लांट्स में देखने को मिलता है. फूड वैक्यूल की अगर हम बात करें, इसका काम होता है फूड को एनग्लव करना, एनग्लफिंग द फूड. क्या है इसके एग्जाम्पल, दैट इज अमीबा और पैरामीशियम. उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो किस में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में. ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में. इसका एग्जाम्पल क्या है, दैट इज अ अमीबा, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट आगे बात करते हैं. ठीक है, आगे बात करते हैं. अगर हम बात करें
तो जो वैक्यूल है उसके बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल इज सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, इज बाउंडेड या सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, उसे हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ऐसे वैक्यूल को सैप वैक्यूल कहते हैं, ठीक है, टोनोप्लास्ट कहते हैं। अगर हम बात करें इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर, ठीक है, वैक्यूल जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, तो वैक्यूल ऑक्यूपाई, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, दैट इज 90%, 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। सेल का 90% वॉल्यूम जो है दैट वाज ऑक्यूपाई बाय अ वैक्यूल इन प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वैक्यूल जब इतना स्पेस कंटेंट कर लेता है, ठीक है, तो उस वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट क्या होता है, वैक्यूल कंटेन, क्या प्रेजेंट होगा उसके अंदर, कंटेन क्या क्या प्रेजेंट होगा, वाटर, सैप, मिनरल, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो सारी चीज़ें दैट आर नॉट यूजफुल, ठीक है, वो सारा मटेरियल दैट आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल, आर नॉट यूजफुल फॉर सेल, वो सारा कहाँ प्रेजेंट होता है, वैक्यूल के अंदर होता है। नेक्स्ट, वैक्यूल की जो कंसंट्रेशन है, अब आपको पता चला वैक्यूल के अंदर इतना कुछ है, सो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, वैक्यूल के अंदर कितना कुछ प्रेजेंट है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन वैक्यूल्स, अगर हम वैक्यूल्स के कंसंट्रेशन की बात करें, ठीक है, वो क्या है, इज हायर, इज हायर, हायर है एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन, concentration of solute in साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के कंटेंट में वैक्यूल के अंदर जितना सब कुछ सामान है वो ज़्यादा हायर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो वेन एवर देयर इज अ रिक्वायरमेंट, अब सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, वैक्यूल्स के अंदर है, ठीक है। सो जब भी मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, सो व्हेन मटेरियल इज ट्रांसपोर्ट, जब भी मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट होता है, वेन एवर देयर इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म, जब भी साइटोप्लाज्म से भेजा जाता है, कहाँ पे, वैक्यूल में, तो हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, देन ऑलवेज देयर इज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, और कैसा होगा, दैट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ में आ गया, ये एनसीईआरटी की लाइन है जहाँ पे लिखा है द टोनोप्लास्ट जो है वो फैसिलिएट करता है द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस और अदर मटेरियल्स, वो किसके होते हैं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल, ठीक है। सो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहेंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, वैक्यूल्स के अंदर जो है ज़्यादा है। सो ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप इतना जो है क्लियर होगा। ये एनसीईआरटी में भी एग्जैक्ट ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ठीक है, ये था वैक्यूल्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। सो नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हम है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज गोइंग टू बी अ थर्ड पार्ट ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ।
और वो लास्ट पार्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया कवर करेंगे, क्लोरोप्लास्ट कवर करेंगे, उसके अलावा न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सेंट्रोम्स एंड सेंट्रियोल्स और क्रोमोसोम. सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. उसके बाद सेल साइकिल से फटाफट से स्टार्ट करेंगे. सो यहाँ पर जो है मैं अपनी क्लास एंड कर रही हूँ. आई होप आप लोगों को कंटेंट जो है अच्छा लग रहा हो, बिकॉज मैं हर एक चीज़ बहुत नीट एंड क्लीन लिख रही हूँ सो दैट आपको हर एक चीज़ समझ में आए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्लास. थैंक यू सो मच एवरीवन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.